बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपना लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। बुक में ही हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है और आज हम चैप्टर नंबर 5 में से CPU शेड्यूलिंग के बारे में टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम CPU शेड्यूलिंग के बारे में देख लेते हैं कि CPU शेड्यूलिंग बेसिकली क्या होती है। CPU शेड्यूलिंग बेसिकली हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। इस CPU शेड्यूलिंग के अंदर हम CPU की स्विचिंग करते हैं मुख्तलिफ प्रोसेसेस के दरमियान में। यानी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस हो सकते हैं और हम उन प्रोसेसेस के दरमियान में स्विचिंग करवाते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर को मोर प्रोडक्टिव जो है वो बना सकें। और जो हमारे पास इस कंप्यूटर को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, शेड्यूलिंग टेक्निक्स होती हैं, तो जिसकी मदद से हम प्रोसेस अपने कंप्यूटर को मल्टी प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग और जो थ्रेड शेड्यूलिंग होती हैं, हम आम तौर पे इनको ये हम अल्फाज जो है इस्तेमाल करते हैं CPU शेड्यूलिंग के लिए। हमारे पास जब भी हमारे पास अगर आपके पास एक सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यानी आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल प्रोसेसर है, तो वो सिर्फ एक वक्त में एक ही प्रोसेस को रन कर सकता है और बाकी जितने भी प्रोसेस हैं उनको इंतज़ार करना होगा जब तक CPU फ्री नहीं हो जाता और उनको दोबारा से रीशेड्यूल नहीं कर लिया जाता। हमारे पास जो मल्टी प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली यही है कि हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो हर वक्त जो है वो चलते रहें और इसका मकसद ये है कि हम अपने जो CPU की यूटिलाइजेशन है उसको हम मैक्सिमम तौर पर इस्तेमाल कर सकें। तो बेसिक जो हमारा मकसद है वो यही है कि हम मल्टी प्रोग्रामिंग की मदद से CPU की यूटिलाइजेशन को बेहतर करें। एक जो अब हमारे पास सिंपल कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर जो CPU होता है वो आइडल जो है वो काम करता रहता है और ये जो जिस टाइम में वो आइडल होता है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है, उस दौरान में वो कोई भी यूज़फुल काम नहीं कर रहा होता, तो CPU अपना टाइम जो है वो वेस्ट करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम एक ही वक्त में मेमोरी के अंदर रखते हैं और जैसे ही कोई प्रोसेस किसी वेटिंग स्टेट के ऊपर चला जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को वहाँ से हटाता है और जो दूसरा प्रोसेस होता है जो उस वक्त रेडी क्यू के अंदर मौजूद है या रैम के अंदर मौजूद होता है वो CPU को प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि वो दूसरे प्रोसेस के ऊपर काम कर सके। तो बजाय इसके कि CPU पहले प्रोसेस का ही इंतज़ार करता रहे कि वो कंप्लीट हो, CPU को उस दौरान में दूसरा प्रोसेस प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि वो अपना काम करता रहे। हमारे पास ये जिस तरह की जो शेड्यूलिंग होती है वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही की जाती है और बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं उनको शेड्यूल जो है वो किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कंप्यूटर का जो काम करता है उसको हम CPU इनपुट आउटपुट बर्स्ट साइकिल कहते हैं। हमारे पास आमतौर पे जो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन होती है वो उसको हम CPU के साइकिल्स कहते हैं। उसकी एग्जीक्यूशन होती है और तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास इनपुट आउटपुट वेट होते हैं। तो CPU एक साइकिल होगा, उसके बाद जैसे ही CPU साइकिल आएगा उसकी एग्जीक्यूशन होगी और उसके बाद इनपुट आउटपुट का वेट किया जाता है। और जो प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास इन्हीं स्टेट्स के दरमियान में जो है वो रहते हैं, इनके दरमियान में उनकी स्टेट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। जो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो CPU बर्स्ट के साथ शुरू होता है और अगर उसके साथ इनपुट आउटपुट बर्स्ट हो तो फिर हमारे पास उसके बाद एक दूसरा जो CPU बर्स्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है और उसके पीछे एक और आपके पास इनपुट आउटपुट बर्स्ट होता है और इसी तरीके से चलता रहता है। यानी एक प्रोसेस आपके पास जब आता है, अगर उस दौरान में कोई इनपुट आउटपुट करनी हो तो इनपुट आउटपुट के दौरान में एक दूसरा जो इनपुट आउटपुट जो CPU बर्स्ट है वो जनरेट हो जाता है
और अगर वो भी वेटिंग स्टेट में चला जाए तो फिर एक और CPU ब्रश जो है वो आ जाता है। जो हमारे पास CPU के जो ब्रस्ट हैं उसको हम मेजर करते हैं, और ये हमारे पास प्रोसेस टू प्रोसेस भी वेरी कर सकते हैं और हमारे पास कंप्यूटर टू कंप्यूटर भी वेरी कर सकते हैं। हमारे पास है यहाँ पर एक डायग्राम भी दी गई है। हमारे पास एक आपके पास इनपुट आउटपुट ब्रस्ट है, यानी इस वक्त एक प्रोसेस जो है वो किसी इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है। तो जैसे ये इनपुट आउटपुट की वेट के लिए चला गया, एक और CPU ब्रस्ट जनरेट हो गया और उसने इसको लोड किया है, उसमें से उसने कुछ चीज़ ऐड किया है, उसको रीड किया है, और उसके बाद ये जो एक और प्रोसेस है वो अगर वेटिंग के ऊपर चला गया तो जैसे ही ये प्रोसेस इनपुट आउटपुट यानी वेटिंग के लिए जाता है तो एक और CPU ब्रश जो है वो जनरेट हो जाता है। वो अब दूसरे प्रोसेस के लिए काम कर रहा है, जिसके अंदर स्टोर है, इंडेक्सिंग है, राइटिंग है। जैसे ही वो इनपुट आउटपुट ब्रश के लिए जाएगा उसके बाद एक और CPU ब्रश जो है वो जनरेट हो जाएगा। वो लोड, स्टोर और रीड जो है जो भी काम है वो करता रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास इनपुट, वेटिंग, CPU, इनपुट, वेटिंग और CPU ब्रश साइकिल जो है वो काम करते रहते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर इसी प्रोसेस के तहत CPU को यूटिलाइज़ किया जाता है ताकि हम अपने जो CPU की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है उसको हम हासिल कर सकें। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है CPU शेड्यूलर का। जब भी हम आपका CPU जो है वो फ़ारग हो जाता है, आइडल बैठा होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो किसी रेडी क्यू में से, रेडी क्यू आप समझ लें रैम है, रैम में से किसी भी प्रोसेस को सिलेक्ट करे जिसको वो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। अब ये जो हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं इसको हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहते हैं या इसको CPU शेड्यूलर कहते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की मदद से या CPU शेड्यूलर की मदद से प्रोसेसेस को सिलेक्ट करते हैं अगर उसको CPU जो है उस वक्त आइडल मिल जाए। ये जो शेड्यूलर्स होते हैं ये किसी भी प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं मेमोरी में से, जो कि बिल्कुल रेडी होते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, रैम के अंदर मौजूद होते हैं, एग्जीक्यूट होने वाले होते हैं, और उनको CPU को जो है एलोकेट कर दिया जाता है ताकि वो उस प्रोसेस को चला सकें। इसके लिए हम एक जो है क्यू उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, रेडी क्यू से कहा जाता है। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, फीफो क्यू इस्तेमाल की जा सकती है, प्रायोरिटी क्यू, आर्टरी, और हमारे पास अनऑर्डर्ड लिंक लिस्ट। किसी भी तरीके से हम जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनको एक क्यू में रख लेते हैं और उसके बाद बारी बारी सारे प्रोसेसेस जो हैं वो CPU को ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो CPU है अपने आइडल टाइम के अंदर इन प्रोसेसेस को जनरेट कर सके। हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस होते हैं रेडी क्यू में वो उनकी एक लाइन बनी हुई होती है, लाइंड अप होते हैं और वो इंतज़ार करते हैं अपने चांस का कि वो किस वक्त CPU के ज़रिए से उनको रन किया जाएगा। और जो हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं हम इनको आमतौर पे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की मदद से, जो प्रोसेस के हर प्रोसेस का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसके अंदर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है उस क्यू के अंदर हम उसको स्टोर करके रखते हैं। और जैसे ही CPU आइडल होता है ये सारे प्रोसेसेस बारी बारी लाइन से प्रोसेस को जो है CPU को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ताकि उन सारे प्रोसेसेस को जो है वो एग्जीक्यूट करवाया जा सके। CPU शेड्यूलिंग के लिए हमारे पास 4 सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहला है कि व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द वेटिंग स्टेट, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आ जाती है या हम किसी का वेट कर रहे होते हैं, किसी प्रोसेस का वेट करते हैं टर्मिनेट होने के लिए, किसी चाइल्ड प्रोसेस का, यानी एक चाइल्ड प्रोसेस उस वक्त चल रहा है और उसको टर्मिनेट करने का आप वेट करना है, या कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ जाती है, तो ऐसी सूरत के अंदर CPU की शेड्यूलिंग की जाती है, यानी उसको उस प्रोसेस को छोड़ दिया जाता है और नए प्रोसेस को दोबारा से इसके अंदर रख लिया जाता है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट। एक फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इंटरप्ट अक्कर हो जाती है, एक प्रोसेस आप चला रहे थे, चलते चलते उसके अंदर कोई इंटरप्ट जनरेट हो जाती है, आप कोई ऐसा इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं या यूज़र्स से कोई ऐसा इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, तो वो जो आपका प्रोसेस था वो रनिंग स्टेट से दोबारा वापस रेडी स्टेट की तरफ चला जाता है। ऐसी सूरत के अंदर भी उस प्रोसेस को छोड़ के नेक्स्ट प्रोसेस को जो है वो शेड्यूल कर लिया जाता है। तीसरा है व्हेन द प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम द वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट।
आपके पास कोई आपकी इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाती है, यानी एक प्रोसेस था जो किसी वजह से इनपुट आउटपुट की वजह से वो पीछे वेटिंग स्टेट में चला गया था। अब उसकी इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो चुकी है और अब वो बिल्कुल रेडी है दोबारा चलने के लिए। तो उसको जो प्रोसेस इस वक्त चल रहा है उसके चलने के बाद दोबारा से जो प्रोसेस पीछे बाकी रह गया था उसको वो प्रोसेस असाइन कर दिया जाता है ताकि वो उसको कंप्लीट किया जा सके। और नंबर 4, अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ज़ाहिर है जब एक प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद अगले प्रोसेस की बारी आ जाएगी। तो ये 4 सिचुएशंस हैं, इनके ऊपर हमको वो जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम है वो शेड्यूलिंग जो है वो डिसाइड करता है और उस प्रोसेस को छोड़ के नेक्स्ट प्रोसेस को फ़ौरन CPU को प्रोवाइड कर देता है ताकि जो हमारी जो CPU है वो अपनी वर्किंग जारी रख सके और जितने भी प्रोसेस हैं उनको अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जा सके। स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास 2 स्कीम्स आ जाती हैं, एक को हम प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहते हैं और एक को हम नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहते हैं। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर हमारे पास एक ऐसी शेड्यूलिंग होती है जिसके अंदर हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट की तरफ या वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट की तरफ। यानी आपके पास एक प्रोसेस जब आ रहा होता है तो उस दौरान में अगर कोई दूसरा प्रोसेस आ जाए, अभी पहला प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ और जैसे ही दूसरा प्रोसेस आ जाता है तो उस प्रोसेस को पहले प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस को चला लिया जाता है। इसी तरह दूसरा प्रोसेस चल रहा होता है, अभी वो कंप्लीट नहीं होता तो तीसरे प्रोसेस को असाइन कर दिया जाता है और तीसरा प्रोसेस भी साथ में चला जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं उनको एलोकेट किया जाता है एक ख़ास सर्टेन पीरियड के लिए। आप टाइम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपके पास हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस हैं वो फॉर एग्जांपल जो है वो 5 सेकंड्स के लिए या शॉर्टेस्ट जॉब जिनका ब्रस्ट टाइम सबसे कम हो उसके लिए उसको सिलेक्ट किया जाएगा। तो जैसे ही कोई भी आपके पास प्रोसेस जिसका ब्रस्ट टाइम शॉर्ट होगा वो जैसे ही इन होगा CPU जो है वो पहले प्रोसेस को छोड़ देगा और दूसरे प्रोसेस को वो फ़ौरन से अडॉप्ट कर लेता है। तो हमारे पास दरमियान में यानी कि किसी भी प्रोसेस के दरमियान में रेडी क्यू के वो आपके पास ब्रस्ट टाइम को उसको छोड़ देगा और जो हमारे पास है वो रेडी लाइन में से किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर 4 प्रोसेसेस हैं, P0, P1, P2 और P3। यहाँ पर इनके अराइवल टाइम्स लिखे गए हैं, यानी कि 0 सेकंड के अंदर आपके पास P2 है, उसके बाद हमारे पास 1 सेकंड में P3 आ रहा है और उसके बाद 2 सेकंड्स के अंदर P1 है और देन 3 सेकंड्स के अंदर P0 है। अब इनके जो बर्स्ट टाइम है यानी कितना टाइम जो है ये लगाएंगे एग्जीक्यूट होने में, ये बर्स्ट टाइम बेसिकली कहलाता है, ये मिली सेकेंड्स के अंदर है। अब हमारे पास अगर हम P2 को देखें तो ये हमारे पास P2 जो है ये 6 सेकंड्स लगाएगा। इस वक्त ये सबसे बड़ी वैल्यू है जो हमें इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके बाद जो हमारे पास है P0 ये हमारे पास 2 सेकंड्स में, उसके बाद P1 ये दोनों 4 सेकंड्स में। अब जैसे ही हमारे पास टाइम इंटरवल 0 होगा, टाइम इंटरवल में 0 में इस वक्त सिर्फ हमारे पास एक ही प्रोसेस है और वो हमारे पास है प्रोसेस P2। जैसे ही प्रोसेस ये P2 आपके पास टाइम इंटरवल 0 होगा तो P2 आपके पास CPU के अंदर आ जाएगा और ये एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही इसका 1 सेकंड का टाइम आएगा, देखिए अब जैसे ही हमारे पास 1 आया इंटरवल, तो 1 इंटरवल में हमारे पास इस वक्त एक और प्रोसेस जो है वो भी शामिल हो चुका है और वो हमारे पास बेसिकली P3 है। अब अगर हम इसका जो टाइम है उसे देखें, वो बेसिकली इसके CPU टाइम जो बर्स्ट टाइम है वो 4 है, जबकि हमारे पास जो P2 है वो आपके पास 6 टाइम्स चल रहा है। अब क्योंकि इसका हमारे पास बर्स्ट टाइम कम है तो इस जो प्रोसेसर है वो P2 को छोड़ देगा और P3 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। जैसे ही P3 की आपके पास एग्जीक्यूशन आएगी तो यहाँ पर हमारे पास ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। इसी दौरान में हमारे पास जो आप देखें, हमारे पास जैसे ही ये 2 सेकंड्स इसके कंप्लीट होंगे, जैसे ही 2 सेकंड पे आएगा वहाँ पर हमारे पास एक और तीसरा प्रोसेस भी मौजूद है और वो उसका जो बर्स्ट टाइम है वो भी हमारे पास सिमिलर है। तो आपके पास क्योंकि ये P3 और P1 का बर्स्ट टाइम हमारे पास सेम है, इसीलिए आपके पास P3 जो है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही इसके ये 4 सेकंड्स कंप्लीट होंगे और इस वक्त
जैसे ही P3 टाइम 3 सेकंड पे आएगा तो उस वक्त आपके पास जो प्रोसेस ज़ीरो है वो भी हमारे पास इस वक्त आ चुका हुआ है। प्रोसेस ज़ीरो का जो हमारे पास टाइम है वो इस वक्त 2 मिली सेकेंड है, लेकिन इस वक्त तक P3 हमारे पास जो रिमेनिंग है वो भी 2 सेकेंड है, इसीलिए P3 पहले कंप्लीट हो जाएगा। इसके कंप्लीट होने के बाद आपके पास हमारे पास बेसिकली जो प्रोसेस 1 है वो पहले आया था, लेकिन प्रोसेस ज़ीरो बाद में आया था। लेकिन प्रोसेस ज़ीरो का क्योंकि बर्स्ट टाइम हमारे पास कम है, इसलिए प्रोसेस ज़ीरो को चलाया जाएगा। तो प्रोसेस ज़ीरो जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, इसका ये 2 सेकंड्स के लिए इसने एग्जीक्यूट होना है, तो 5 to 7 तक P0 एलोकेट होगा। अब इसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग है वो P1 जो रिमेनिंग रह गया है वो हम उसको 3 टाइम्स वो आपके पास रह गया, 4 टाइम्स हमने इसे चलाना है, तो P1 आपके पास 7 to 11 चलेगा। और उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग P2 आपके पास रह गया था वो आपके पास 11 to 16 हमारे पास चलेगा। तो इस शेड्यूलिंग के अंदर आप देख रहे हैं कि एक प्रोसेस आपके पास एग्जीक्यूट हो रहा है और जैसे ही दूसरा प्रोसेस आपके पास आता है, आपके पास CPU की टाइमिंग के हिसाब से उस प्रोसेस को छोड़ दिया जाता है, अगले प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उसको छोड़ दिया जाता है, अगले प्रोसेस को एग्जीक्यूट। तो ये क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, ये डिफाइंड होता है कि किस क्राइटेरिया के बिना के ऊपर हम CPU जो है किसी भी प्रोसेस को एक्सेस करेगा, और क्राइटेरिया मैच होने की सूरत में उसको छोड़ के अगले प्रोसेस को जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। इसे हम प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी हमारे पास टेक्निक होती है, इसे हम नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कहते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के अंदर हमारे पास एक प्रोसेस टर्मिनेट होता है और उस स्विच करता है आपके पास रनिंग से वेटिंग स्टेट की तरफ। इस शेड्यूलिंग के अंदर आपके पास जिस वक्त CPU किसी भी प्रोसेस को या किसी भी रिसोर्स को एलोकेट कर लेता है, तो वो CPU उस वक्त प्रोसेस को उस वक्त तक होल्ड किए रहता है जब तक वो कम्प्लीटली टर्मिनेट ना हो जाए या वो वेटिंग स्टेट की तरफ ना चला जाए। यानी इसमें किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, कंप्लीट होने से पहले अगर वो किसी वजह से वेटिंग स्टेट में चला जाए या कोई इनपुट आउटपुट उसको जब तक रिक्वायर ना हो, तब तक उस CPU उस प्रोसेस को, उस रिसोर्स को नहीं छोड़ता। हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के अंदर आपके पास कोई इंटरप्शन नहीं होती CPU के दरमियान में, यानी कोई दूसरा प्रोसेस आके इंटरप्ट नहीं करेगा दरमियान में CPU के, और आपके जो बाकी जितने भी प्रोसेस हैं वो आपके उसमें इंतज़ार करते रहते हैं यहाँ तक कि आपका जो पहला बर्स्ट टाइम है वो कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद CPU जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस को जो है वो एग्जीक्यूट करता है। इसकी अभी हम डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर टाइम 0 है, इसके ऊपर हमारे पास प्रोसेस P2 इस वक्त मौजूद है और ये इसने हमारे पास 6 जो है वो साइकिल्स लेने हैं। अब जैसे ही हमारे पास टाइम 0 था, ये टाइम लाइन है हमारे पास, जैसे ही टाइम हमारे पास 0 आया, यहाँ पर इस वक्त प्रोसेस P2 मौजूद है, तो प्रोसेस P2 आपके पास रेडी क्यू से CPU के पास आ गया है। तो P2 6 टाइम्स इसने लेने हैं, तो इसने अपने प्रोसेस जो है वो कंप्लीट बर्स्ट टाइम इसने कंप्लीट किया है, 0 से लेकर 6 तक ये कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम अगर देखें तो हमारे पास जो सेकंड नंबर के ऊपर है वो बेसिकली P3 आया। 0 के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रेडी क्यू में मौजूद था वो हमारे पास P3 था। P3 ने इस वक्त 4 साइकिल्स लेने हैं, तो P3 ने 6 से लेकर 4 साइकिल्स 10 तक इसने अपने प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद फिर हमारे पास जो बारी है वो P1 की है और इसने भी 4 साइकिल्स जो है वो लेने हैं, तो इसने P1 ने 10 से लेकर 14 तक इसका बर्स्ट टाइम लिया CPU ने और इस प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया। और इसके बाद हमारे पास जो 3 अराइवल टाइम था वो हमारे पास प्रोसेस 0 के लिए था और इसने 2 मिली सेकेंड्स लेने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोसेस 0 14 से लेकर 16 तक। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर जो भी आपके पास प्रोसेस आएगा वो कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस जो है वो उसके पास जाएगा, उसे दूसरे को कंप्लीट करेगा, फिर तीसरे के पास जाएगा और चौथे के पास। तो नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर CPU आपके पास बर्स्ट टाइम को कंप्लीट करने के बाद किसी दूसरे प्रोसेस की तरफ जाता है, जबकि प्रीएम्प्टिव के अंदर किसी भी मेथड की सूरत में आपके पास CPU जो है वो किसी प्रोसेस को छोड़ के किसी दूसरी प्रोसेस की तरफ जो है वो काम करना शुरू कर सकता है। डिस्टेंस में हमारे पास डिस्पैचर्स होते हैं, ये बेसिकली एक मॉड्यूल होता है, ये जो CPU को बेसिकली कंट्रोल दे रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होते हैं, इसका काम बेसिकली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब ये होता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ स्विचिंग करवाना, इसको हम स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। दूसरा हमारे पास इसका काम होता है यूज़र मोड की तरफ, इसको हमने 2 मोड्स पढ़े थे, यूज़र मोड और कर्नल मोड, स्विचिंग करवाना यूज़र मोड की तरफ।
तीसरा जो इसका काम होता है आपके पास जंपिंग कराना एक प्रॉपर लोकेशन के ऊपर यूज़र प्रोग्राम्स की, जहाँ से उसके यूज़र के प्रोग्राम को दोबारा से शुरू किया जा सके। ये जो हमारे पास डिस्पैचर्स होते हैं ये बेसिकली बहुत फास्ट होने चाहिए, जितने भी ये फास्ट हो सकते हैं उतने फास्ट होने चाहिए, क्योंकि ये आपके पास प्रोसेस जो होते हैं ये इन्होंने स्विचिंग करवानी होती है। तो जो डिस्पैचर जो जितना भी टाइम आपके पास कम लेंगे उतना ही तेज़ी से जो आपके पास स्विचिंग है वो आपके पास पॉसिबल होगी। तो जो जितना टाइम लेता है डिस्पैचर किसी एक प्रोसेस को रोकने में और किसी दूसरे प्रोसेस को रन करने में, इस प्रोसेस को हम डिस्पैच लेटेंसी कहते हैं। डी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज़ हैं, कुछ क्राइटेरिया जिनको हम देखते हुए हम अपने शेड्यूलिंग करते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास क्राइटेरिया वो बेसिकली सीपीयू यूटिलाइजेशन है। हम सीपीयू यूटिलाइजेशन का बस बेसिकली मकसद यही है कि वी वांट टू कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सीपीयू है वो हर वक्त काम करता रहे। आम तौर पे हमारे पास ये जो हम इसको 1 से लेकर 100 तक इसको परसेंटेज दे सकते हैं। जो हमारे पास एक रियल सिस्टम होते हैं और वो उसकी रेंज जो होती है तकरीबन 40% तक हम उसको यूजेज कर रहे होते हैं, सीपीयू की यूटिलाइजेशन हो रही होती है। और जो हमारे पास लाइटली लोडेड सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर 40% होता है, और जो हैवीली यूज सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर सीपीयू की जो आपके पास यूटिलाइजेशन होती है वो तकरीबन 90% तक हो सकती है। जो दूसरी चीज़ हम उसको देखते हैं वो हमारे पास होती है थ्रूपुट। आपके पास जो सीपीयू है अगर वो बिज़ी है किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, तो जो वर्क किया जा रहा है उसको हम थ्रूपुट कहते हैं। वन मेजर ऑफ द वर्क इज़ द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट आर कंप्लीटेड पर टाइम यूनिट कॉल्ड थ्रूपुट, यानी कितने यूनिट टाइम के अंदर कितने प्रोसेसेस कंप्लीट हो रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास थ्रूपुट कहलाते हैं। अगर आपके पास एक प्रोसेस लॉन्ग प्रोसेस हो तो एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में घंटा भी लग सकता है, पर आवर भी हो सकते हैं। और अगर आपके पास ट्रांजैक्शन शॉर्ट्स हैं तो हमारे पास छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस हैं तो आपके पास 1 सेकंड के अंदर 10 प्रोसेस भी हो सकते हैं। तो ये जो हमारे पास यूनिट ऑफ टाइम के अंदर प्रोसेस कंप्लीट करना है ये बेसिकली उसका थ्रूपुट कहलाता है। इसके बाद हमारे पास जो एक और क्राइटेरिया वो हमारे पास बेसिकली वेटिंग टाइम है। हमारे पास जो सीपीयू का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो हमारे पास जो होता है इफ़ेक्ट हो रहा होता है उसका आपके पास इनपुट आउटपुट के लिए। हमारे पास जितना भी सीपीयू को रेडी क्यू से इंतज़ार करना पड़ता है वो बेसिकली वेटिंग टाइम कहलाता है। तो वेटिंग टाइम हमारे पास है, वेटिंग टाइम इज़ द सम ऑफ द पीरियड स्पेंड वेटिंग इन द रेडी क्यू। रेडी क्यू मतलब क्या है कि आपके पास प्रोसेस रैम के अंदर मौजूद है या रेडी क्यू के अंदर मौजूद है, रैम से सीपीयू की तरफ प्रोसेस को जाने में जितना वक्त लगता है, जितना टाइम स्पेंड किया जाता है वो बेसिकली उसका वेटिंग टाइम कहलाता है। इसके बाद हमारे पास एक और क्राइटेरिया उसे हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। हमारे पास आपके पास बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि आप किसी भी रिक्वेस्ट को किस वक्त सबमिट करवाते हैं। आपके पास इस मेजर को हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। इट इज़ द टाइम इट टेक टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। ये वो टाइम नहीं है जिस वक्त आपने आउटपुट को रिस्पॉन्ड किया जाता है। हमारे पास जो टर्न अराउंड टाइम है इज़ हमारे पास ये लिमिटेड होता है आउटपुट की डिवाइसेस के ऊपर। तो जब भी आप किसी भी सिस्टम जैसे ही वो उसका प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है तो वो उसका जो टाइम होता है वो हमारे पास बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कहलाता है। इसके बाद हमारे पास एक और जो फीचर है उसे हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। हमारे पास कोई भी प्रोसेस कितना प्रोसेस टाइम लेता है किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, वो बेसिकली हमारे पास टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज़ द टर्न अराउंड टाइम। यानी एक प्रोसेस किस वक्त स्टार्ट किया गया था और वो प्रोसेस किस वक्त कंप्लीट हुआ है, ये जितना भी उसको वक्त लगेगा वो बेसिकली टर्न अराउंड टाइम होता है। हमारे पास जो टर्न अराउंड टाइम होता है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिकली जितने भी प्रोसेस आ रहे होते हैं उनको हम आप इसमें एंड के ऊपर सम कर लेते हैं और उसके बाद हम जो वेटिंग क्यू में थे या रेडी क्यू में थे और जो एग्जीक्यूशन क्यू साइकिल में होते हैं या इनपुट आउटपुट कर रहे होते हैं हम उसको सबको सम कर लेते हैं। तो उससे हमारे पास जो टर्न अराउंड टाइम है वो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उनके ऑप्टिमाइजेशन के बेसिकली कुछ क्राइटेरिया हम चाहते हैं कि हमारे जो एल्गोरिथम्स हैं वो मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन करें,
जो CPU है उसकी मैक्सिमम इस्तेमाल हो, मैक्सिमम थ्रूपुट हो, उसका मिनिमम टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए, मिनिमम वेटिंग टाइम हो और मिनिमम रिस्पांस टाइम हो, यानी कम वक्त के अंदर कम इंतज़ार में और उसको प्रोसेस को कंप्लीट करने में कम से कम टाइम लगे, लेकिन आपके पास जो उसका थ्रूपुट है वो मैक्सिमम होना चाहिए और CPU की यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए।